हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अलंकारों के भेद और उसमें भी मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार के भेदों की हम बात करेंगे। अलंकार से संबंधित वीडियोस पहले भी मेरे चैनल पे डाली गई हैं, जिसमें हमने अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों को विस्तार पूर्वक बताया है। आज हम बात कर रहे हैं अनुप्रास अलंकार के भेदों की, इसके उपभेदों की। सबसे पहले हमें पता है कि अलंकार हम किसे बोलते हैं, वे तत्व जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारा जो काव्य है उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ती है, काव्य हमारा और सुनने में अच्छा होता है, पढ़ने में हमें अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है। तो वो सारी चीजें काव्य की सुंदरता को बढ़ाती हैं, उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर से हम इनके अंदर और इनके भेद पढ़ते हैं। शब्दालंकार में हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार में हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। दो एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं, देखिए, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। कालिंदी कूल कदम्ब यानी क वर्ण की आवृत्ति बार बार यहाँ पे हो रही है। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूद गही चाहत चढ़न आकाश। अब इसमें देखिए, बरसत बारिश बूद ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, चाहत चढ़न इसमें च वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। सामान्यतः हम अनुप्रास अलंकार में यही पढ़ते हैं कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। लेकिन जब हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं तो इसमें हम इसके उपभेद पढ़ते हैं, जहां पर है तो अनुप्रास अलंकार, लेकिन उसका जो कंडीशंस होती हैं, उसकी जो परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुसार हम निर्धारित करते हैं कि वह किस भेद के अंतर्गत आएगा। अनुप्रास के जो 5 प्रमुख भेद हैं उसमें से सबसे पहले आता है छेकानुप्रास, फिर आता है हमारा वृत्यानुप्रास, फिर हमारा लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, ये 5 हमारे इसके भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। क्या अंतर है इसमें, ये सब अनुप्रास के उदाहरण होते हुए भी क्यों इन्हें अलग अलग वर्गों में लिखा गया है या इनका विभेदीकरण किया गया है। देखिए, छेकानुप्रास कहाँ पे होता है, जहां पर किसी वाक्यांश में अनुक्रमिक रूप से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति, देखिए अनेक व्यंजनों की आवृत्ति, इसमें जो मुख्य इसका पॉइंट है वो ये है कि अनेक व्यंजनों की आवृत्ति, जहां पर हम एक वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ण समूह या वो शब्द हो सकता है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा छेकानुप्रास होगा। छेकानुप्रास मतलब क्या हो गया, व्यंजनों का समूह, अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, छेकानुप्रास कहते हैं। और उसी अनुक्रम का मतलब क्या है, जब हम देखो वर्णों को एक ही क्रम में लगाएंगे, यानी हमारा जो शब्द है वो रिपीट होगा। ठीक है, उसी क्रम का मतलब है कि शब्द हमारा रिपीट हो रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो समान है। देखो, शब्द हमारा रिपीट होता है, अर्थ अलग होता है, तो फिर वो यमक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, उन व्यंजन समूह का रिपीटेशन होता है, उनकी आवृत्ति बार बार होती है, उसी क्रम में होती है और उसी अर्थ में होती है, वहां पर हमारा छेका अनुप्रास होगा। देखिए उदाहरण देखो, रीझ रीझ रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे सांसें, भरी आंसू भरी कहत दई दई। अब इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं, वर्ण समूह हमें बोलना चाहिए, जिनकी आवृत्ति हुई है, लेकिन क्या है, उनका अर्थ वही है। रीझी रीझी मतलब रिझाते हुए, रिझा रिझा कर, रहसी रहसी रह रह कर, हंसी हंसी हंस हंस कर, दई दई मतलब देती है, आंखों में आंसू भर देती है, वो अपनी बातें कहती हैं, वो खुशी से आंसू भर देती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे 4 शब्द हैं,
देखिए रीझी रीझी, यहाँ पर समान वर्ण में जो है समान क्रम में हमारे शब्द रिपीट हुए हैं, वर्ण रिपीट हुए हैं। रहसी रहसी, दोनों का भी क्रम हमारा क्या है, समान है। हंसी हंसी, यहाँ पर भी क्या है, ये भी हमारा रिपीट हुआ है। और दई दई, यहाँ पर भी हमारा जो शब्द है वो रिपीट हुआ है। जो हमारा व्यंजनों की आवृत्ति, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति वाली बात हुई है, वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, छे का अनुप्रास होगा। जहां पर हम इसको साधारण शब्दों में समझने के लिए बोल सकते हैं कि जहां पर अनुप्रास अलंकार में कोई शब्द रिपीट होता है उसी अर्थ में, जहां पर क्या है, शब्द रिपीट हो रहा है लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो उसी अर्थ में दोहराया जा रहा है, वहां पर हमारा कौन सा अनुप्रास होगा, वो हमारा छे का अनुप्रास होगा। दूसरा हमारा होता है वृत्त्यानुप्रास। साधारणतः हम जिस अनुप्रास की बात करते हैं, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में हम जो लिखते हैं कि जहां पर हमारे पास एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वो हमारा वृत्त्यानुप्रास होता है। ठीक हो क्या, वृत्त्यानुप्रास मतलब क्या है, जहां पर हमारा कोई वर्ण बार बार रिपीट होगा। इसमें देखिए, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे सुनहले सपने, इन दोनों में क्या आया है, सौ सौ। मन भाए, इसमें भी भौ है और हमारा किसमें है, भौ। इसके अलावा हमारा कहीं पे नहीं है, सॉरी, इसमें हमारा जो है सिर्फ सुनहले सपने। यहाँ पर जो हमारा है ये हमारा वृत्त्यानुप्रास है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। सौ सपने में भी है, स हमारा सुनहले में भी है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए, इसमें तो बहुत सारे हमारे जो वर्ण है वो रिपीट हुए हैं, उनकी आवृत्ति हुई है। यहाँ तक अगर हम देखते हैं, इसमें आप देखेंगे शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। ठीक है, शेष महेश गणेश दिनेश सॉरी, इनका जो अंतिम वर्ण है इन चारों शब्दों का, वह क्या है, वह स है। तो यहाँ पर भी हमारा एक वर्ण रिपीट हो रहा है, हम सिर्फ एक वर्ण को रिपीट कर रहे हैं। ये हमारा वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण है, नीचे लिखा हुआ है। इन उदाहरणों में स वर्ण की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है और स्वरूपतः आवृत्ति केवल एक ही बार होती है। मतलब क्या है कि इन उदाहरणों में जो हमारा स है वो एक से अधिक बार आया है और बाकी कोई वर्ण नहीं है, सिर्फ स का रिपीटेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा व्यंजन का जो ग्रुप है वो हमारा आया है, व्यंजन समूह नहीं आया है, बल्कि केवल एक वर्ण आया है। तो ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा वृत्त्यानुप्रास में आया। अगला है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास उस अलंकार को कहा जाता है जहां पर कोई शब्द या वाक्यांश की जो आवृत्ति है वो उसी अर्थ में होती है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी शब्द या वाक्यांश को दोहरा रहे हैं लेकिन उसका अर्थ अलग आ जाता है। देखिए, ये तो असंभव सी बात लगती है कि हम एक ही शब्द को कहीं पर किसी और के लिए प्रयोग कर रहे हैं और वहीं पर फिर हम उसका अर्थ कुछ और भी लिख ले रहे हैं दूसरे भाव में। ये इसका उदाहरण से आप इसको समझिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये देखिए, तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, दो लाइनें हैं हमारे पास। एक में हमें दिया है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब क्यों धन संचय, जो ये वाली लाइन है, ये जो हमारा शब्द समूह है, ये वाक्यांश है, ये दो जगह आया है, दोनों लाइनों में आया है, लेकिन दोनों लाइनों में, दोनों पंक्तियों में इसका जो भावार्थ है, इसका जो अर्थ है वो अलग हो जाता है। पहली पंक्ति क्या है, पूत कपूत, अगर हमारा जो पुत्र है वो कपूत है, वो अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी धन संचय क्यों करना है, क्यों, मतलब क्या है इसको कहने का कि अगर वो कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो बेकार है, तो वो हमारा जो भी धन संचय करके हम उसे देंगे तो वो उसे बर्बाद कर देगा, कोई फायदा नहीं है उसे उसका। और दूसरे में क्या है, पूत सपूत
तो क्यों धन संचय? अगर हमारी जो संतान है वो अच्छी है तो भी उसके लिए हमें धन संचय करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस काबिल है कि वो खुद धन संचय कर सकती है, खुद अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती है। तो देखिए, उन्हीं शब्दों का जो अर्थ है वो वाक्य के आधार पर अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? इसे लाटानुप्रास कहते हैं। अगला हमारा आता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में बहुत आसान है कि वहां पर क्या है, तुकांत शब्द हमारे होते हैं। किसी भी कविता की पंक्तियों के जो अंतिम वर्ण होंगे वो आपस में मिलेंगे, वो समान होंगे। तुक जानते हैं ना, तुकांतक शब्द बोलते हैं जहां पर क्या है, बोलने में उनको एक सा शब्द आता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। आग और नाग ये क्या है, तुकांत शब्द हैं जिनको बोलने में समान ध्वनि आती है। तुकांत शब्द कहलाते हैं, राइमिंग वर्ड्स जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं आग नाग। ठीक है, ऐसे हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना, बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जहां पर कविता का अंत राइमिंग वर्ड्स के साथ होगा वहां हमारा अंत्यानुप्रास होगा। अगला है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा ये है। इसमें क्या है, जहां पर किसी काव्य की पंक्तियों में एक ही वर्ग के जो वर्ण हैं उनका आवृत्ति बार बार होती है। एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, देखिए ये चीजें हमारी अक्सर आ जाती हैं जहां पर हम एक ही वर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यंजनों में हम 5 वर्ग पढ़ते हैं, बहुत बार ये चीजें हमारी आ चुकी हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जहां पर भी हमारा श्रुत्यानुप्रास होगा वहां एक ही वर्ग के अलग अलग वर्ण बार बार दिखेंगे, हमें उसी वर्ग के वर्णों की आवृत्ति मिलेगी। ठीक है, और इसमें भी मुख्य रूप से माधुर्य वर्ग, जिसे त वर्ग के जो वर्ण है वो माधुर्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उस वर्ग के वर्णों का दोहराव होता है, उस वर्ण के वर्गों की आवृत्ति होती है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि श्रुत्यानुप्रास वह अलंकार है जहां पर तो वर्ग के वर्ण बार बार आते हैं। अब एक उदाहरण से इसको देखिए, अगर हम तो वर्ग की बात करते हैं, तो वर्ग में हमारे क्या आते हैं, त, थ, द, ध, न, 5 हम इसमें वर्ण पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। दिनांत था, दिन का अंत था, और दीनानाथ डूब रहे थे। उस समय क्या है, जो ग्वाल बाल हैं वो सधेनु गायों के साथ अपने गृह, अपने घर को वापस आते हैं। ये तो इसका अर्थ हो गया, इससे हमें अभी कुछ नहीं करना है। अब इसमें देखो, हम तो वर्ग की बात कर रहे थे, तो इसमें त, थ, द, ध, न, दी, न, ये दोनों वर्ण हमारे क्या हैं, तो वर्ग के हैं। ये भी तो वर्ग का है, न, था, थे, दीनानाथ, ये सब हमारा क्या है, तो वर्ग में आ गया। डूबते, इसमें तो आया है। सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो ऊपर की पंक्ति ही देखो, दिनांत था, थे दीनानाथ आते, द, न की आवृत्ति क्या हुई है, हमारी कंटिन्यूअसली हुई है, जो हमारा क्या है, किसका है, माधुर्य वर्ग, यानी तो वर्ग के वर्ण हमारे हैं। तो इस प्रकार ये सब आते अनुप्रास के अंदर ही हैं, लेकिन इनके भी उपभेद होते हैं और ये बहुत आसान है इनको समझना। छेकानुप्रास में क्या है, हमारा शब्द रिपीट होता है। वृत्यानुप्रास में हमारा वर्ण आएगा, ठीक है, वह एक वर्ण का हमारा दोहराव होता है। लाटानुप्रास में क्या है, हमारे जो वाक्यांश हैं, हमारे जो शब्द हैं वो अलग अलग अर्थों के लिए प्रयोग होंगे समान, लेकिन अब क्या है, सिचुएशनल उनका अर्थ निकलता है, सेम होते हुए भी वो अलग अलग अर्थों में आते हैं। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, इसका एग्जाम्पल। अंत्यानुप्रास में क्या है,
तुकांत शब्द होते हैं, यानी कविता का जो अंत होता है, उनके जो अंतिम शब्द होते हैं वो राइमिंग होते हैं। श्रुत्यानुप्रास में क्या है, तो वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है। तो हम इसको एक एक टैग लाइन से याद कर सकते हैं। छेकानुप्रास शब्द का दोहराव उसी अर्थ में, वृत्यानुप्रास वर्ण की आवृत्ति, लाटानुप्रास वाक्यांश का अलग अलग अर्थों में प्रयोग, अंत्यानुप्रास तुकांत शब्द, श्रुत्यानुप्रास तो वर्ग के वर्णों की आवृत्ति। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।